अभी भी मैं अपने क्लिनिक में अगर मैं 10 पेशेंट देख लेता हूँ तो उसमें से 5 पेशेंट जो ऐसे होते हैं जो मेरे जानने वाले होते हैं या गरीब होते हैं, उनको हम टॉप प्रायोरिटी में हम उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं। कोशिश करें अपने तमाम एक्टिविटीज़ को 11 से पहले करें और 6 बजे के बाद करें ताकि हीट वेव से बच जाए। फिर अमेरिका में हमारे लोग बड़े हुए हैं, इंग्लैंड में हमारे लोग बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़े हुए हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने वापस जाके अपने गिलगित में सर्विस करनी है। द ओनली लेडी द डॉक्टर सबा, आई एम गोइंग टू सल्यूट टू माई छोटी बहन। आप मुस्लिम लीग नून के लिए वोट से लेकर नोट से लेकर हर चीज़ देता हूँ। ये अभी से नहीं, ये 1985 1988 से हुआ है। लेकिन अफसोस है कि मेरे पार्टी ने मेरे साथ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाज़रीन, आपने हाल ही में देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर जो हुज्जाज इकराम गए थे तो बहुत सारी शहादतें वहाँ पे हुई हीट वेव्स की वजह से, और इन हीट वेव्स के असरात पाकिस्तान में भी रोनमा होने लगे और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद उन खिदमत गुजारों की भी बात करेंगे जो यहाँ लोगों की खिदमत को अपना शुआर बनाकर यहाँ पे खिदमत सरंजाम देते रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, ट्रॉपिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और मेडिकेयर सेंटर जुटियाल के एमडी भी हैं। यूनुस साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं और साथ साथ आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, जाहिर है आप ट्रॉपिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ये जो दुनिया भर में एक हीट वेव चल रही है, ये क्या है? ये हीट वेव्स है क्या? इसके क्या असरात है और इसके क्या खतरात हैं? ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। और ये ट्रॉपिकल डिजीज में आता है ये हीट वेव्स, ये तो आजकल पूरा पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड इसमें इफेक्ट है। खासकर आपने हजाज कराम के बाद 1500 चारे फोत हो चुके हैं। इस तरह पूरा पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान और ख़ासकर हमारे चिलास और ये जो कोस्तान का डिजर्ट एरिया है, ये काफ़ी इफेक्ट है। तो हीट वेव ये होता है कि ताहिर साहब कि दिन को 40 सेंटीग्रेड और रात को 30 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहेगा। 3 से 5 दिन तक मुस्तकिल टेम्परेचर रहेगा, रेगुलर रहेगा, उसको हम हीट वेव कहते हैं। और उसको लू कहते हैं या गर्मी की लहर, लेकिन इंग्लिश में उसको हीट वेव कहते हैं। इसके असरात ये हैं कि इसमें ये होता है कि जिस्म से जो नमकियात है हमारा पानी, वो हमारे पसीने के तौर पे कम हो जाता है, या फिर उसमें ये होता है कि उल्टियाँ हो जाती हैं, फिर डायरिया लग जाता है। तो इंसान के जिस्म से पानी जो है ना एकदम कम हो जाता है और फिर उसमें एक थकावट होती है। नेक्स्ट स्टेज में थकावट के साथ फिर उसको चक्कर आ जाते हैं। थर्ड स्टेज में ब्लड प्रेशर लो होता है क्योंकि उसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं। लो होने के बाद आदमी गिर जाता है, पेशेंट गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ये इसके असरात हैं। इस असरात में किन लोगों को ये असरात ज़्यादा ही असरअंदाज करता है? इनमें अमूमन जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे, वो इसलिए कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी इमेच्योर होती है, वो मेच्योरिटी नहीं होती है सिस्टम की, इसलिए ज़्यादा वो अफेक्ट होते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीज़न जो हैं, ये 55 जैसे जो अनवर्ड से होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। ये 2 हो गए। तीसरे जो है जनाब कि जो हार्ट के डिजीज़ हैं उनको ज़्यादा असर हो जाता है उनको, और फिर दमे के जो मरीज़ हैं या सांस के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा असर हो जाता है। फिर फालिज के जो मरीज़ हैं उन पे भी ज़्यादा असर कर लेता है। नशे करने वाले हैं उनको भी असर ज़्यादा कर लेता है। फिर आप देखें कि जो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कोरोना जिनको मुतासिर करता है उनको भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होगी। उसके बाद जो दिन को मजदूर जो काम करते हैं बेचारे धूप में, उनको ज़्यादा असर हो जाता है। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, इसकी मैं पूछना चाह रहा था कि अच्छा, इसको कम करने या इसके लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक सवाल से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा कोई केस आपने देखा है कि यहाँ भी कोई इस तरह का है? यहाँ भी आपने देखा दिन को कितनी गर्मी होती है, खासकर 4-5 दिन में। तो ये गर्मी हमें जो थर्मामीटर में आपको 41 नज़र आएगी, लेकिन बाहर जो है ना 44 होगी। और बहुत किस्म का आप देखें दिन को तकरीबन 11 से लेकर 4-5 बजे तक ये जो है ना, ये जो लम्हात है या जो टाइम है, ये हीट वेव का है। तो इसलिए इसमें जो हम एहतियात में ये है कि हम कोशिश करें कि अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर जाने दे दें, सीनियर सिटीजन को घर से बाहर जाने दें। अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो सर पर कपड़ा रखें,
थोड़ा सा पानी में गीला हो कपड़ा हो, नहीं तो कोई टोपी रख के वो बाहर जाएं। कोशिश करें अपने तमाम एक्टिविटीज़ को 11 से पहले करें और 6 बजे के बाद करें ताकि हीट वेव से आप बच जाए। फिर जो दिल के मरीज़ हैं या सांस के जो मरीज़ हैं या नशा करने वाले हैं या कोरोना से अफेक्टेड हैं या पुराने लंबे दवाइयाँ खाते हैं, उनको हम एहतियात कर उनको घर से बाहर जाने नहीं दे दें। फिर ये है कि ये तो एक डेवलपिंग कंट्री है, हम एक पूरा स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये रिक्वेस्ट है मेरी तमाम इन इदारों से कि अगर वो जो मुलाजिम जो काम करते हैं या दिन में या मजदूर जो काम करते हैं, उनके लिए सुबह कोई 4 या 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, 5 से 11 बजे तक अगर वो टाइमिंग दिया जाए तो इसमें हीट वेव के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उनके वो कम हो जाएंगे। तो ट्रॉपिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट आपके अलावा कौन है गिलगित में? और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जाहिर है ज़्यादा पेशेंट्स का फ्लो तो हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल में जो एमओस होते हैं या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो लोगों को गाइड कर सके और उनका इलाज कर सके? एक्चुअली यहाँ अभी FCPS मेडिकल स्पेशलिस्ट आए हैं, वो बेहतर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल मेडिसिन ये है कि ये एक डिप्लोमा होता है लंदन से, ये लंदन से होता है और न्यू जर्सी से होता है और कलकत्ता इंडिया से होता है, हर जगह में नहीं होता। इसके लिए लंदन जाना है या तो आपने कलकत्ता जाना है या पाकिस्तान में नहीं होता। तो मेरे एक दोस्त है डॉक्टर डेमचा, अभी जो खान हेल्थ के हेड थे ताजिकिस्तान काजाकिस्तान के, इस वक्त वो पेशावर में जो 500 बेड का गाड़ी खरीदे उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, गुजाल से ताल्लुक, वो मुझे लेके गया और मैंने ये कोर्स किया ट्रॉपिकल मेडिसिन लिवरपूल यूनिवर्सिटी से। तो वो फिर गर्म इलाके के जो बीमारियां हैं जिसमें डेंगू फीवर, कैंगो फीवर, येलो फीवर, हेपेटाइटिस, ये इसमें मलेरिया, टाइफाइड, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ये जो है ये हीट वेव ये उसी में आ जाता है। तो उसमें फिर हम उसको कैसे इमदाद करें, मतलब इस बीमारी में हम कैसे इस बीमारी को कंट्रोल करें या उन बीमारियों के बीमार लोगों की कैसे इमदाद करें, उसके बारे में थोड़ी सी हम रोशनी डालें। अच्छा, ये किस तरह, ये भी मैं जानना चाह रहा था कि आपका इस वक्त मेडिकेयर सेंटर भी है, आप माजी में PRCS के थ्रू भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, आजकल किस तरह से मदद कर रहे हैं, या आपकी जो सर्विसेज है या जो खदमात है वो किस तरह से आप सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को? मेरे पास ये है कि सर मैं मेडिकेयर सेंटर से मैं तकरीबन 37-38 ईयर से मैं ये चला रहा हूँ। 10-12 साल मैंने रेड क्रॉस में DG हेल्थ काम किया जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट चलते थे। अभी भी मैंने वो सिलसिला कायम रखा हुआ है, वो जो खिदमत का। अभी भी मैं अपने क्लिनिक में अगर मैं 10 पेशेंट देख लेता हूँ तो उसमें से 5 पेशेंट जो ऐसे होते हैं जो मेरे जानने वाले होते हैं या गरीब होते हैं, उनको हम टॉप प्रायोरिटी में हम उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं। उनके हो सके तो दवाइयाँ भी दे देते हैं। लेबॉर्ट्री मेरे पास पूरे फुल लेबॉर्ट्री है मेरे पास डिजिटल, उसमें भी हम उनको लिए बहुत सी मराद कर देते हैं, या 40-50% या बहुत गरीब हो तो उनको फ्री कर लेते हैं। ये सिलसिला है चैरिटी का, या तो मेरे लाइफ में है। अच्छा, ये जो हीट वेव से मुतासिर अफराद की मदद कैसे मदद इसके लिए मदद के लिए है कि जब बंदा जब अफेक्ट होता है हम कोशिश करें वो बेहोश होने से पहले या बेहोश हो जाए फ़ौरन उसको उठा के किसी साए में रखें, ऊपर से पंखे से यानी किसी चीज़ से उसको हवा दे दें। उसके अगर टाइट कपड़े हैं तो कपड़ों को लूज़ करें, और अगर वो होश में है तो फिर उसको आप पानी पिलाएं या जूसेस पिलाएं। अगर वो बेहोश है तो थोड़ा सा सर नीचे करके पाँव ऊंचा करके थोड़ा सा पाँव में मसाज करें उसको होश में आने तक। अगर वो फिर डायरिया भी साथ है, फिर उल्टियाँ भी साथ हैं, जिससे सीवियर इमरजेंसी, हम फ़ौरन किसी नज़दीकी अस्पताल में हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इमदाद हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब ये डॉक्टर फरहत सबा का इंटरव्यू JMN से चला तो आपने कमेंट करके कहा कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो आप अगर देना चाहते हैं तो बताएं। हम मैं तो सबसे पहले अपनी छोटी बहन डॉक्टर सबा को मैं सलूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लाइफ 1-2 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारी, थोड़ा सा वक्त मैंने USA में गुजारा और 3-4 साल मैंने चाइना में गुजारा। कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला वहाँ हमारे पाकिस्तानी जो फ़ख्र से कहे मैं गिलगित की बेटी हूँ। और इसने ये जो कहा मैंने उसको सलूट किया, क्योंकि बहुत कम ही होते हैं। कनाडा में इस वक्त हमारे लोग भरे हुए हैं, अमेरिका में हमारे लोग भरे हुए हैं, इंग्लैंड में हमारे लोग भरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने वापस जाके अपने गिलगित में सर्विस करनी है। द ओनली लेडी द डॉक्टर सबा, आई एम गोइंग टू सल्यूट यू माई छोटी बहन। आपकी इतनी खूबसूरत सोच है। तो मैं ट्रॉपिकल मेडिसिन भी है, मैं चेस्ट मेडिसिन भी हूँ और मेरा हॉस्पिटल भी है जुटियाल में। मैं हत्तुल वज़ा और मैंने कुछ रेड क्रॉस में बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, इमरजेंसी को हैंडल करना, और बड़े बड़े प्रोग्राम चलते थे। मैं उस प्रोग्राम को आपके थ्रू डिलीवर करना चाहता हूँ, फ्री सर्विस। मैं आपको हेल्पिंग हैंड देना चाहता हूँ। जब आप वहाँ से आई हैं
मेरी छोटी बहन, मैं आपको फिर सलाम करता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा। यही डॉक्टर साहब हम चाहते भी हैं कि हमारा मकसद भी जब हम प्रोग्राम करते तो ये होता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े, काबिल दिमाग जुड़े और इस इलाके के लोगों की खिदमत करें। तो आप जैसे काबिल लोग, डॉक्टर फरहत सबा साहिबा और बहुत सारे नाम हैं, वो अगर मिलकर इस इलाके की खिदमत करें या तकदीर बदलने की कोशिश करें तो यकीनन तब्दीली आएगी। अकेले किसी से तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, साथ ये भी बताएं कि आपकी चूंकि एक पॉलिटिकल एफिलिएशन खुल के रही है, आप जहाँ भी रहे खुल के आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है, तो आज भी कायम है। और जब आज आप देखते हैं तो वो वाली मुस्लिम लीग नून जिसमें आप कारकुन हुआ करते थे, क्या वैसी मुस्लिम लीग नून है आज भी? मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे मियाँ नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुकात हैं। 2000 में जब उसको 6/6 के जेल में कराची लांडी जेल में उसको डाला गया था, तो 6/6 के उसने सबसे पहला ख़त उसने मुझे लिखा था। वो ख़त मेरे पास है। उसने लिखा था, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि मेरा जहन शुरू से समझे कि बहुत स्ट्रांग टाइप का, तबंग टाइप का। तो मैंने उसको ये लिखा था कि सर, आपकी वजह से जब आप गिलगित आए थे, एक साइड मुशाहिद हुसैन थे, एक साइड में शेख रशीद थे, उन्होंने आपको खड्डे में डाला। हम तो आपको सलूट करते हैं। हम जैसे, और मैं और सफरमान से बिंद तक आपकी चपली टूट गई थी सर, चपली टूट गई थी, वो चपली उठा के हम स्टेज पर आ गए। तो हम वो कारकुन हैं। उसके बाद मेरा आपके खिताबत हुआ सऊदी अरब से, मेरे पास कई खत हैं मियाँ साहब के। उन्होंने कहा हम डॉक्टर यूनुस हमें सलाम करते हैं, आप जैसे हैं। मैं नज़ारती कारकुन हूँ। नवाज शरीफ जो है ना 2012 से नज़ारती थे, मैं शुरू से नज़ारती कारकुन हूँ, सफरमान का साथी। लेकिन अब मेरे मुस्लिम लीग में वो चीज़ नहीं रही। नज़ारती कारकुन जो पीछे चले गए, और ख़ासकर मुझे जो हैंडल किया गया मुस्लिम लीग में, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं मियाँ साहब से भी आखिरी वाला अल्फाज में कह सकता हूँ कि मैं मियाँ साहब को वोट देता हूँ, मैं मियाँ साहब को वोट भी देता हूँ। याद है एक मौलाना नियाजी था, वो ये कहता था मैं पाकिस्तान के लिए वोट भी देता हूँ, नोट भी देता हूँ। भट्टू साहब के दौर में नियाजी होता था, वो वजीर है, वो था इस्लामिक वजीर था वो। तो मैं मुस्लिम लीग नून के लिए वोट से लेके नोट से लेकर हर चीज़ देता हूँ। ये अभी से नहीं, ये 1985 1988 से हुआ है। लेकिन अफसोस है कि मेरे पार्टी ने मेरे साथ किया, लेकिन मैं भी स्टिल मैं हूँ मियाँ नवाज शरीफ का शेदाई हूँ। मैं मुस्लिम लीग में खड़ा हूँ। मुस्लिम लीग को मैं नुकसान नहीं दूंगा, मुस्लिम लीग को मैं सपोर्ट करूँगा, सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसको मज़ीद स्ट्रांग करूँगा। अभी हालिया जो 2 धड़े बन गए, एक धड़ा मेरा करीबी खूनी रिश्ता है, मेरा अनवर इंजीनियर, वो मेरे क्लिनिक में आया तकरीबन 1.5-2 घंटे में, और उसमें नेगोशिएशन हो गया। उसके साथ डिप्टी स्पीकर भी थे हमारे, वो स्पीकर साहब भी थे, लेकिन वो मुझे कन्विंस नहीं कर सके। मैं न चाहते हुए भी मुस्लिम लीग का हूँ, और मुस्लिम लीग को मैं इंशाल्लाह से तो मतलब आपने कहा कि वो आपको कन्विंस नहीं कर सके और आप हाफिज़ के साथ ही? मैं इसलिए दूंगा हाफिज़ के साथ, मैं नज़ारती मुस्लिम लीग नून को मैं हाफिज़ के साथ नहीं, मैं नवाज शरीफ के साथ दूंगा। और नवाज शरीफ ने हाफिज़ को सेलेक्ट किया, और नवाज शरीफ ने हाफिज़ सेलेक्ट, मेरा लीडर है, वो करेगा। और यही फैसला नवाज शरीफ खुद करेगा। मेरे लेटर जितने मेरे 5-6-7 लेटर है, नवाज शरीफ खुद देखे, उसने देखा है मेरे लेटर सरीना में लेकर, उसने बल्ती को बुलाया, फोटोग्राफ। दूसरी पार्टी ऐसी नहीं समझते गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ के अवाम के लिए बेहतर हो? नहीं, मैं हाफिज़ के अलावा किसी को लीडर मानता ही नहीं हूँ। वो मेमार पाकिस्तान है, उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है, मुस्लिम लीग नून खड़ी है। आप ये तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी खासी देखें, आपने हॉस्पिटल के देखें, आपने हॉस्पिटल के देखें, डेवलपमेंट के देखें, की चीज़ है जो हाफिज़ के मुतबादिल यहाँ है। हम न चाहते हुए हाफिज़ के साथ हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के थ्रू हम ये पार्टी। चले आज की हुकूमत की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत में भी नून लीग पार्टनर है और हालत बहुत खराब है। यानी कि आप इस तरह कहें कि एक बीमार निज़ाम है और हुकूमत कमज़ोर है, और जो बजट पेश हुआ खसारे का, उसके बाद डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम और नॉन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। लोग आवाम के जो एक्सपेक्टेशंस है, ये हुकूमत उन पे पूरा नहीं उतर पा रही है, उसका हिस्सा है नून लीग। तो वो डेंट नहीं करेगा, वो डेंट करेगा मतलब। लेकिन ये बात मैं आपको कह दूं कि वो इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेरा भतीजा अनवर एंड ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। कारी साहब उनसे थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, लेकिन डेंट ज़रूर पड़ेगा। वो इसलिए कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। मैंने होश संभाले इस वक्त मेरा 69 ईयर मेरा एज है, और मुझे कोई 35 साल 37 साल से
सियासी तजुर्बा है मुस्लिम लीग के साथ बैठ के कि ये गवर्नमेंट मुझे ऐसे लगती है कि जैसे एससी और डीसी की गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट लगती ही नहीं है। गुलबर साहब तो मुदब्बिर शख्सियत मानता हूँ, शराफत में है, मुतबर है, और काबाइली उसके तहत देखा जाए तो थोड़ा सा समझते हैं चीजों को है, लेकिन यहाँ शराफत नहीं चलती है, यहाँ किसी के मुंह से छीना जाता है, जैसे हफीज साहब छीनते थे। एक दूसरा उसके बाद जो है ना, खालिद खुर्शीद भी बेहतरीन चला उसने, वो कि हमारा और उसमें बहुत सी नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे काम किए। नेटको को उसने रिवाइवल दिया और तमाम चीज़ों को उसने रिवाइवल दिया। पढ़ा लिखा था उसने, इस लेवल की जिसकी जितनी इज्जत करनी थी उसने दे दी। मसला ये है कि इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर यूनुस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिलगिती होकर बात कर रहा हूँ। बाहर परसेप्शन ये है कि ये एक कौमियती हुकूमत है, एक कौमियती लोगों को नवाजा जाता है। गुलबर साहब जो है ना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तौर पर जाते। ऐसी हुकूमत मैंने कभी देखी ही नहीं, ऐसी हुकूमत मैंने ताहिर साहब जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट गिलगित में है ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, या सियासत। और इससे हटकर दोबारा आते हैं आपके शोबे की तरफ। बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ, अक्सर कहा जाता है डॉक्टर्स जो है वो बदतमीजी करते हैं पेशेंट्स के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मरीजों का एक जम गफीर होता है जिनको चेक करते करते डॉक्टर की भी बस हो जाती है। आपके पास भी ऐसी सूरत हाल है? किस किस्म के मरीज डील करते हैं? हमारे पास ऐसे आते हैं सर, यहाँ ये है कि हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के, हमारे यहाँ जो सर्विस दी जाती है सबको सिटी अस्पताल में या जो फरमान में या ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, वो पंजाब के किसी अस्पताल में नहीं दी जाती। आपका ताल्लुक होता है वहाँ, आप लोगों को सबको वहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे पास वो लोग आते हैं या इंतहाई गरीब हो या इंतहाई मालदार हों, जिनकी कोई से नहीं हुआ, हमारे पास प्राइवेट पे आ जाते हैं। फिर भी मैं सलाम करता हूँ। जैसे एक मिसाल है, देखते हैं शाफामान साहब जो है ना इस वक्त 1000 रुपये लेते हैं, उसके क्लास फेलो इस्लामाबाद में 10,000 फीस लेते हैं। शाफामान साहब के क्लास फेलो इस्लामाबाद में 10,000 फीस लेते हैं, यहाँ 1000 रुपये लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आनर है हमारे यहाँ डॉक्टरों को भी। अब यंग जो डॉक्टर आए हैं उनसे भी मेरा गिला है, कम से कम उनको ये पेराडो और नए बंगलों के चक्रों में नहीं बननी चाहिए। अभी मैं फेसबुक में पढ़ रहा था, एक लड़के ने लगाया था कि भाई 1500 रुपये फीस किया क्या। तो अभी FCPS यहाँ बेसिक डिग्री बन गई है। ताहिर साहब FCPS पंजाब वाले, पंजाब में एक आप जगह उठाओ तो 10 FCPS मिलते हैं, लेकिन में रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट किस तरह करनी है? लोगों को रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट करनी है। चले आखिरी कोई पैगाम अगर नाजरीन को देना चाहे? मैं ये कहता हूँ कि सर हमें पहले गिलगिती बने, ठीक है। गिलगित खासकर जुटियाल से लेकर बसिंद तक, वो देखो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसमें न मजहब चलता है, न इलाकियत चलती है, न कौमियत चलती है। इन मैं कहता हूँ पहले गिलगिती बने, उसके बाद फिर आपने जो बनना है, गुजाली बने, गिजरी बने, दियामरी बने, अस्तूरी बने बाद में, लेकिन गिलगिती बने। ऐसा ना हो कि भाई आप कोई गलत काम करें तो बड़े फ़ख्र से आप कहें कि जी हम उस इलाके के हैं, मैं दारल का हूँ, मैं दारैली हूँ, और मैं अगर चोरी करूँ कहीं पकड़ा जाऊँ तो मैं कहूँ मैं गिलगिती हूँ। तो मैं ये सलाम करता हूँ कि गिलगिती बन के सोचे, गिलगित वाले गिलगित बन के सोचे। बल्ती जो है मैं सलाम करता हूँ बल्तियों को, देखो बल्तियों में कितनी यूनिटी है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, यूनिटी है। इस तरह यूनिटी हमें बनना चाहिए। हमें मज़हब के खोल से निकलना चाहिए, इलाक़ात के खोल से निकलना चाहिए, और उसके साथ कौमियत के खोल से निकल कर गिलगिती बन के इस इलाक़ों को तरक्की देनी है। मुझे बड़ी खुशी है इस गिलगित में जो तरक्की है मेरे मुस्लिम लीग नून ने दी है, मेरे मुस्लिम लीग नून ने पूरे जीबी की तरक्की दी है। मैं ये चाहता हूँ कि एज ए गिलगिती ये तरक्की हर चीज़ में हो जाए। थोड़ी सी हमने बाहर की दुनिया देखी है तो हमें डेली मारना पड़ता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। कि अल्लाह का शुक्र है हमें भी ट्रैक पर आ रहे हैं, तो इस ट्रैक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमें वो असाशी मिले जो बड़े शहरों में या बाहर से हुक्म होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया GMN को। नाज़रीन, आपने डॉक्टर यूनुस साहब की गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने